हाँ जी बेटा, अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा बताया था कि जो डीएनए होता है वो डीएनए को ही बनाता है, जिसका नाम है रेप्लिकेशन। डीएनए से बनता है आरएनए, जिसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए रहता है रेस्पॉन्सिबल क्या बनाने के लिए, प्रोटीन्स, जिसको कि बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अब हम पढ़ेंगे ये स्टेप कि हमने ये पढ़ा कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड है ना। जब ये दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं तो एक ही डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है। क्लियर? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब होता है बेटा? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए अगेंस्ट द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ठीक है, यही बताया था ना कि जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो स्ट्रैंड होता है उसको हम नाम देते हैं टेम्पलेट, और दूसरा जिसको कि हम बोल रहे थे कोडिंग। और बताया था कि डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होता है, पार्टिसिपेट करता है, जो कि आरएनए बनाने के लिए। तो देखो इसने डेफिनेशन में साफ लिखा है, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटीसेंस स्ट्रैंड डीएनए इनटू द आरएनए, है ना। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जब डीएनए से आरएनए बनेगा उसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स बनती हैं उनके लिए जो कोडेड इंफॉर्मेशन हमें हमेशा कोड्स में आती है, उनके लिए जो कोडेड इंफॉर्मेशन होती है वो इनडायरेक्टली कहाँ से आती है बताओ? इनडायरेक्टली आती है हमारे डीएनए से। क्यों? क्योंकि डीएनए ने ही तो आरएनए बनवाया और आरएनए ने ही तो प्रोटीन्स बनवाई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इन प्रोटीन्स के लिए जो कोड्स भेजे, जो इंफॉर्मेशन भेजी, वो किसने भेजी? हमारे डीएनए ने। क्लियर? चलो जी। लेकिन डीएनए से जब डीएनए बनता है तो सेम कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स बनते हैं, बट जब आरएनए बनता है तो कुछ चेंजेस होते हैं। क्या क्या चेंज आ जाते हैं? थाइमिन की जगह आरएनए में आ जाता है यूरेसिल। क्लियर? डीएनए का सिर्फ एक ही स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करता है आरएनए बनवाने के लिए, है ना, यानी कि सिर्फ टेम्पलेट स्ट्रैंड। दोनों स्ट्रैंड क्यों नहीं करते? क्योंकि जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसके ऊपर सेम बेस सीक्वेंस होते हैं जो कि एमआरएनए पे होते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन आता है आपके 1 नंबर में कि डीएनए का सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट क्यों करता है, 2 क्यों नहीं करते? और अगर दोनों 2 टाइप के आरएनए बनेंगे, यानी कि एक स्ट्रैंड आरएनए का ऐसा रहेगा जिस पे करेक्ट सीक्वेंस रहेगा और दूसरा बनेगा ऐसा जिस पे कि इनकरेक्ट रहेगा, तो इसका मतलब हुआ कि एक तरीके से पूरी ही ट्रांसक्रिप्शन फेल हो जाएगी अगर दोनों स्ट्रैंड पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार हल्का सा आप लोगों को डायग्राम दिखाती हूँ कि एक्चुअल में डीएनए से आरएनए कैसे बना। ये डीएनए, तो देखो बेटा, जिस तरह रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही थी पर्टिकुलर साइड से, तो क्या होगा कि सेम उसी वे में आरएनए बनेगा, लेकिन वहाँ पर तो डीएनए के दोनों अपोजिट स्ट्रैंड पे बन रहा था, यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखना डीएनए पर्टिकुलर जगह पर से खुला और उसके अपोजिट फिर आरएनए बनने लग गया। जब आरएनए बन जाएगा वो निकल जाएगा बाहर, और जो डीएनए रहता है वो वापिस से क्या हो जाएगा? पेयर हो जाता है। देखो ये खुलता गया खुलता गया खुलता गया, तो सिर्फ एक तो सिर्फ खुलेगा और दूसरे के अपोजिट क्या हो जाता है? आरएनए बनता रहता है। ठीक है, यही होती है बेटा ट्रांसक्रिप्शन। तो इसी ट्रांसक्रिप्शन में आप लोगों का जो नया एडिशन है उसमें और जो जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ की ट्रांसक्रिप्शन में दिन रात का फ़र्क मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर डिटेल में है, और आप लोगों की जो पास जो एलिमेंट्री एट प्रेजेंट है उसमें ट्रांसक्रिप्शन को थोड़ा सा शॉर्ट में और थोड़ा सा घुमा रखा है, तो ये कंफ्यूजिंग है। इसको यहाँ से वर्ड टू वर्ड अच्छे से समझना।
ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन के अंदर सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। देखो बेटा, डीएनए का वो हिस्सा, क्या पूरा डीएनए थोड़े ना आरएनए बनाएगा, सिर्फ कुछ उसका सेगमेंट, कुछ पार्ट बनवाता है। तो डीएनए का वो सेगमेंट जो कि आरएनए बनवाता है उसी को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब मान लो ये दोनों डीएनए और डीएनए के यहाँ से लेके यहाँ तक ही सिर्फ आरएनए बन रहा है, तो इस पूरी इतने पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के नाम से जानते हैं। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पे 3 पार्ट होते हैं, मे भी आपको दिख रहे होंगे, दिखाती हूँ। देखो, प्रमोटर, टर्मिनेटर और बीच में आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चरल जीन, है ना। तो देखो, टेम्पलेट स्ट्रैंड ये रहा 3 से 5, यही है, और जो 5 से 3 की तरफ आपको दिखाई दे रहा है उसको हम क्या नाम देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा रहता है जिस पे आरएनए बनता है, ये वाला 3 से 5 की डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि उस हिस्से को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलते हैं, उसमें 3 पार्ट होते हैं। लेकिन जब आप लोग बात करोगे यूकैरियोट्स में प्रमोटर के अलावा एक और चीज होती है जिसका नाम है एनहेंसर। ठीक है, तो देखो, ये टेम्पलेट, ये स्ट्रक्चरल जीन, तो प्रमोटर कहाँ है, स्ट्रक्चरल जीन के ऊपर, है ना, और जो टर्मिनेटर है वो कहाँ पर है बेटा, इस स्ट्रक्चरल जीन के नीचे की तरफ, यानी कि ये अपस्ट्रीम में, ये डाउनस्ट्रीम में। क्या कहता है, जो प्रमोटर होता है वो स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में है, है ना। तो देखो, हम इसको और क्या नाम दे सकते हैं कि जो प्रमोटर है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड के, प्रमोटर टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 प्राइम एंड की तरफ है और कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड पे। बोल सकते हो ना, इट इज कोल्ड, कि जो प्रमोटर होता है हम उसको कोडिंग स्ट्रैंड का 5 प्राइम एंड बोल सकते हैं या टेम्पलेट का 3 प्राइम, क्यों, क्योंकि वो इधर है। टर्मिनेटर है टेम्पलेट स्ट्रैंड के डाउनस्ट्रीम में, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, इट इज 5 प्राइम एंड ऑफ द टेम्पलेट और 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। स्ट्रक्चरल जो जीन होता है बेटा वो प्रेजेंट होता है इन दोनों के बीच में। इसका मतलब समझे कि यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन, जो आरएनए की जो फॉर्मेशन होती है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, इस प्रमोटर से स्टार्ट होगी। तो ऐसा कुछ तो होता होगा कि जिसकी वजह से यहाँ से आरएनए बनना शुरू होता है। बेटा, जो प्रमोटर होता है उस पर कंटिन्यू ये सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, AT, यानी कि जहाँ से आरएनए बनना शुरू होता है उसके ऊपर ये AT रिच रीजन होता है। तो देखो, इसको हम टाटा बोल सकते हैं, है ना, AT रिच रीजन को टाटा बोल सकते हैं। क्लियर। तो जो प्रमोटर होता है, ध्यान से सुनना, यही शुरू नहीं हो जाता, प्रमोटर वो हिस्सा होता है जहाँ पर ये AT आते हैं, यानी कि टाटा बॉक्स। क्लियर। अब सुनो, जो टाटा बॉक्स होता है दिस इज नोन एज प्रिन्बो बॉक्स ऑल्सो, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन है वो कहाँ से शुरू होती है बेटा, इस AT रिच रीजन से, जिसको कि हम क्या नाम देते हैं, टाटा बॉक्स, या फिर इसको जो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था उसके बाद हम इसको बोलते हैं प्रिन्बो बॉक्स। क्लियर। चलो जी, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ध्यान से सुना, द पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, है ना। क्या बोला इसके लिए, इट इज द पार्ट ऑफ दैट स्ट्रैंड ऑफ डीएनए दैट हैज 3 to 5 प्राइम पोलैरिटी, 3 से 5 की तरफ। क्यों, क्योंकि हमेशा जो ट्रांसक्रिप्शन होते हैं वो 5 से 3, बताया था ना, जैसे रेप्लिकेशन हो रही थी कंटिन्यू कि 3 पे जुड़ते जाते हैं। सिमिलर वे में बेटा हर जगह आरएनए के केस में भी यही होता है कि वो 5 से 3 की तरफ क्या करता है, इंक्रीज होता रहता है। तो जो जिसके ऊपर डीएनए के जिस स्ट्रैंड पे आरएनए बनेगा, जिसके अपोजिट, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट, मास्टर या एंटी सेंस। दूसरा जिसके ऊपर नहीं बनेगा वो किधर रहता है, 5 से 3, है ना, ये 5 से 3 की तरफ है, देख रहे हैं ना। तो इसीलिए हम इसको दूसरा क्या नाम देते हैं बेटा, सेंस कोडिंग या फिर
नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर वो सारे के सारे कोड्स प्रेजेंट थे जो कि mRNA पे रहते हैं। एक फर्क था कि इस पे T रहता है थाइमिन और उस पे रहता है यूरेसिल। क्लियर? तो चलो अब हम बात करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन, इसके हल्के से डिस्क्रिप्शन के बारे में, क्योंकि जो ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म है वो काफ़ी बड़ी होती। तो देखो यहाँ पर ऐसे बनेगा, जब आरएनए बनेगा ये खुलता जाएगा और इस तरह जो ये आरएनए यानी कि ये डीएनए उसी तरह ओपन होता जाएगा। ये कुछ नहीं रहेगा, बस ये ओपन होएगा। इसके अपोजिट ये दिखाई दे रहा है डॉट डॉट डॉट, और जैसे ही ये स्टॉप होता है, जैसे उसको सिग्नल मिला स्टार्ट होने का और स्टॉप, तो ये पूरा का पूरा आरएनए बन गया। ये आरएनए निकल के बाहर आ जाएगा और जो ये डीएनए के जो ये दो अपोजिट स्ट्रैंड थे ये वापस से क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आके हाइड्रोजन जो बॉन्ड टूटे थे वो फिर से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद वो फिर से डबल स्ट्रैंड हो जाता है। ठीक है, तो जो रेप्लिकेशन हुई थी, रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन सी फेज पे होती है? एस फेज। ये एक एक नंबर में एमसीक्यू के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब आ जाओ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होती है इट अकर थ्रू आउट आई फेज, और आई फेज थी इंटरफेज, है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलती है G1 और G2 फेज में। क्लियर? आई फेज में होती रहती है लेकिन सबसे ज़्यादा कब होती है? G1 और G2 फेज में। एक सिंगल स्ट्रक्चरल जीन, है ना, जो बीच वाला जिसके ऊपर वो ट्रांसक्रिप्शन हो रही थी, उस पे कई सारे आरएनए के मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। जैसे ही मॉलिक्यूल, लेकिन ये काम कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है बेटा आरएनए, और न्यूक्लियस के अंदर आरएनए जब बन जाता है वो निकल के न्यूक्लियस से कहाँ पर आ जाता है? साइटोप्लाज्म में। किस लिए? मान लो ये सेल है, सेल ऑर्गेनेल और ये न्यूक्लियस, डीएनए तो यहाँ पर है ना, तो इसके अंदर ही आरएनए बनेगा। आरएनए जैसे ही बनेगा वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स बनती है वो कहाँ पर बनती है? सेल के साइटोप्लाज्म में। क्लियर? जब प्रोकैरियोट्स की हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स का तो बेचारे का डीएनए ही साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, तो वहीं पे उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है ना। रेप्लिकेशन जब हुई थी, रेप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम चाहिए था उसका नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों? डीएनए से डीएनए बन रहा था, अब डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो इसका नाम आ जाएगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर? और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वहाँ पर प्रोकैरियोट्स में 3 टाइप का पॉलीमरेज था, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में यूकैरियोट्स होते हैं जिनमें 3 टाइप के पॉलीमरेज है। देखो, POL पॉलीमरेज 1 जो कि बनवाता है राइबोसोमल आरएनए, है ना। मेन 3 टाइप के आरएनए हमने पढ़े थे, mRNA, tRNA और rRNA। एम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है कि कौन सा पॉलीमरेज कौन से एंजाइम को बनाता है। तो मैंने क्या बताया? यूकैरियोट्स में 3 टाइप के पॉलीमरेज हैं, उनमें से जो पॉलीमरेज 1 होता है वो तो बनवाता है rRNA को। ठीक है, जो पॉलीमरेज 2 होता है बच्चे वो बनवाता है mRNA को, और जो पॉलीमरेज 3 होता है वो बनवाता है tRNA को। याद रखना, पॉलीमरेज 1 किसको बनवाता है? rRNA को। राइबोसोमल जो आगे चल के राइबोसोम को बनाते हैं, पॉलीमरेज 2 बनवाता है mRNA को। mRNA, है ना, जो प्रोटीन्स बनाने के लिए कोड लेके आता है डीएनए से, और पॉलीमरेज 3 जो बनवाता है tRNA ट्रांसफर आरएनए। क्लियर? इसके अलावा जो यूकैरियोट्स के ये पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए कुछ फैक्टर्स, अपने आप थोड़ी ना अपनी मर्जी से स्टार्ट हो जाएगी बेटा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए उनको चाहिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। और डीएनए के अलग अलग हिस्से रहते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक ही पॉलीमरेज है। यूकैरियोट्स में कितने टाइप के पॉलीमरेज है? 3, और प्रोकैरियोट्स में सिर्फ एक टाइप का ही पॉलीमरेज एंजाइम होता है। क्लियर? तो ये कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे स्टार्ट होती है, कैसे एंड होती है, ये बात करेंगे अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में।